तो वंस मोर वेलकम बैक बच्चों। हम लोग ट्रिपल सी के मार्च अप्रैल दो जो सेशंस हैं इनका ऑनलाइन क्लास चालू कर रहे हैं। आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोड आप लोग मेरे ऐप में जाइएगा, ऐप का जो सेकंड ऑप्शन है उसमें बैच ऑप्शन दिखेगा, वहां पे ये कोड टाइप करके सेंड कर दीजिएगा। या फिर आप लोगों के पास टेलीग्राम है तो टेलीग्राम में भी आप लोग मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पर भी अगर हैं तो आप टेलीग्राम पे जाकर ओ लेवल के नाम से सर्च करिए या मेरा नाम डाल दीजिएगा मिनेश, आपको मिल जाएगा चैनल। और इससे भी आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग ये सारी इंफॉर्मेशन बीच बीच में शेयर करते रहते हैं। दूसरी चीज आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का ये जो बैच है अभी हम लोगों ने एक साथ कंबाइन बैच शुरू कर रखा है। आपने अगर ट्रिपल सी मार्च का एग्जाम देने वाले हैं वो तो आप ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, प्लस जो बच्चे अप्रैल के हैं उनके लिए भी बैच कंटिन्यू है और यही बैच मई के लिए भी कंटिन्यू है। बिकॉज क्वेश्चंस ऐड होते चले जाएंगे। अभी अगर आप लोग चेक करें तो मई वाला बैच भी मैंने सेशन शुरू कर दिया है और आपको साथ ही साथ अप्रैल वाला, क्योंकि अब मई का फॉर्म आना शुरू हो गया है। तो आप लोग अभी अगर ज्वाइन करेंगे तो या आज की डेट में अगर आप लोगों ने ट्रिपल सी का फॉर्म भरा तो आपका मई में एग्जाम होगा। आपको बता दें जो भी फॉर्म में या जो भी आपको ये ऐप मिलता है या जो भी आप लोगों ने ये सारी नोट्स लिए हैं, इनको पढ़ने का तरीका कैसे है, कैसे आप कम से कम समय में इसे क्वालिफाई करेंगे। तो मैं बता दूं जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया, आप प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे मेरे नाम को सर्च करिए, मिनेश MINESH। आइस एकेडमी का ऐप मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप स्टोर में जाइएगा, यहां पे तीसरा ऑप्शन स्टोर है और स्टोर में सर्च कर लीजिएगा ट्रिपल सी। ट्रिपल सी सर्च करते ही आप लोगों के सामने ट्रिपल सी के तीनों बैचेस दिखेंगे। आपका पेपर जब है उसके हिसाब से आप उसे बाई कर लीजिएगा। बाई करते ही आप लोगों के, आप जो भी स्टूडेंट्स बाई करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है। मैं आपको क्लास शुरू होने के पहले आपके पास एक कोड भी भेजूंगा लिंक करने का और साथ ही साथ मैसेज भी आएगा। कल से आप लोगों के पास मैसेज एंड कोड्स आने लगेंगे, बाकी सभी बच्चों के लिए नहीं रहेगा। जिन लोगों ने बाई किया है, भले वो मार्च का हो, अप्रैल का हो या मई का, उन्हीं के पास ये लिंक जाएगा। दूसरी चीज है, आप लोगों को पढ़ना कैसे है। तो जब आप इसे बाई करते हैं या खरीदते हैं, आप लोगों को यहाँ पर सारी क्लासेस मिलती हैं। क्योंकि अब अगर आप लोग अप्रैल का एग्जाम देने वाले हैं तो लगभग आपके पास 30 से 35 दिन का टाइम है। आप दिन में दो दो वीडियोस करके पढ़ना शुरू करिए। ये पूरे सिलेबस है जिसमें लिब्रा के सारे कैल्क है, राइटर है और प्रेजेंटेशन है, साथ ही साथ बैंकिंग है। जितने भी A to Z जितनी भी क्लासेस होती हैं सब कुछ इसमें कवर किया गया है। अगर आप यूपी PCL के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, TG2 वगैरह, तो उसके भी क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं। यानी ट्रिपल सी स्टैंडर्ड के सभी तरह के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी इसमें जोड़े गए हैं। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है और साथ ही साथ ओरिजिनल पेपर्स भी सॉल्व कराए गए हैं। तो पहला काम तो ये रहता है कि जिसके पास टाइम है वो सारे ये वीडियोस एक के बाद सिस्टमैटिक पूरे फिनिश करें। और जिनके पास टाइम नहीं है तो उन लोगों को क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। ये रहा बच्चों, ये क्वेश्चन बैंक हर महीने में या यूं कहिए हर एग्जाम के बाद अपडेट हो जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पिछले 6 महीने का जरूर कर लीजिए, जैसे अभी जो मैं आपको बता रहा हूं। और हाँ, ये भी कोशिश करिए कि आप जरूर करने का मतलब है जैसे ये सितंबर से आप जरूर शुरू करिए। सितंबर अक्टूबर इनके ये सारे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं आप एक एक करके सब लगा लीजिए। और बच्चों, जो क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, आप देखते होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस का 40 से 50% क्वेश्चन हर महीने रिपीट होते हैं। तो वो रिपीटेड क्वेश्चंस मैं नहीं टाइप करता। अभी अगर आप देखें तो मैं आप लोगों को जो फरवरी वाला पेपर सॉल्व करा रहा हूं, तो फरवरी का मैं वो क्वेश्चन से सॉल्व करा रहा हूं जो क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए हैं, जो अभी तक निलिट ने एक बार भी या पहले कभी नहीं पूछे थे। उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं या बहुत रेयर है। जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ लिए गए हैं वो आपको पहले वाले क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे। जैसे जैन वाले में अगर आप आते हैं तो जैन वाला क्वेश्चन बैंक जो आपको मिलेगा, इसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जो जैन के पहले तक आए थे। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ एक पीडीएफ मत पढ़ के बैठ जाइए, आप पीडीएफ पिछले 6 महीने के जरूर पढ़िए और ये पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए। बिकॉज ये क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम्स के लिए हैं। अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं ये प्रूफ होगा कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के पिछले कई महीनों के हैं, लेकिन ये मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा ताकि ये डिस्प्यूट में ना आए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जहां से छोड़ा था,
मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये फरवरी के वो क्वेश्चंस हैं जो नए हैं, जो पहले आपको नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए आपको पुराने वाले क्वेश्चंस जरूर पढ़ने हैं। जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो आई थिंक आप सबको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है। मैं इनको वो नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट है, मैं ये कह रहा हूं कि यही आए थे, तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करिएगा इन सारे ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक्स को। और सोचने वाली बात है, ऐसी कोई किताब नहीं है अभी तक, या हर बार किताब पब्लिश नहीं होती, बिकॉज जो किताबें आप खरीदते हैं ट्रिपल सी की, वो हर महीने थोड़ी रिन्यू होती है। वो तो एक बार छप गई, वो 6-7 महीने तक चलेगी, तो इसीलिए वो किताबें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज, इंस्टीट्यूट वालों को भी नहीं मिलते ये सवाल, जो हम लोगों से इंस्टीट्यूट परचेज करता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो मेरे से ले जाते हैं क्वेश्चन बैंक, बिकॉज उनके साथ भी वही प्रॉब्लम है कि क्वेश्चंस कहां से निकलें, ये क्वेश्चंस मिलेंगे कैसे उनको, भाई सेंटर के बाहर तो आते नहीं है। यूट्यूबर्स में भी यही दिक्कत है कि यूट्यूब वाले क्या करते हैं, वो गूगल मारते हैं और 100 क्वेश्चन उठा के अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बच्चों के फीडबैक से ले लाकर उन्होंने तैयार कर दिया, लेकिन कॉन्फिडेंटली कोई नहीं कहता कि, अब सोचने वाली बात है कि अगर आप 2 महीने से ट्रिपल सी की तैयारी करेंगे तो हो चुका। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि 7 या 8 दिन में काम खत्म। तो इसीलिए ये कोर पार्ट है जिसको सबसे ध्यान देने वाला है। चलिए अब क्वेश्चन बैंक पे आते हैं। आप लोग एक एक करके अपने स्पीकर सभी ऑन कर लीजिएगा, जिनके पास आसपास साउंड है या नॉइज है वो लोग स्पीकर ऑफ करिए और इन सवालों के जवाब देना शुरू करिए। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, व्हेन अ हैकर पेनिट्रेट्स अ नेटवर्क, दिस इज विच टाइप ऑफ नेटवर्क इशू। जब कोई हैकर नेटवर्क को पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट करने का मतलब उसी नेटवर्क में घुस जाता है, तो ये किस प्रकार का नेटवर्क इशू है, बताइए। सिक्योरिटी। बिल्कुल सही है, सुरक्षा, सिक्योरिटी है इसका सही जवाब। और थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्लिप एंड पीपीपी डिफरेंट फ्रॉम द पिप एज दे यूज द डायल अप मॉडेम फॉर द कनेक्शन। स्लिप और पीपीपी ये बच्चों एक टाइप ऑफ नेटवर्क है जिससे कि आप लोग ऑनलाइन अपने कनेक्ट करते हैं या डेटा शेयर करते हैं, लेकिन ये अब आज की डेट में लगभग खत्म हो गया। पीपीपी चलता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जिसमें कंप्यूटर के द्वारा मॉडेम या फिर टेलीफोन लाइन से जुड़ते हैं। सवाल पूछा गया था कि स्लिप एंड पीपीपी फ्लिप से भिन्न है क्योंकि इनके कनेक्शन में मॉडेम का उपयोग होता है, सही या गलत? सही। बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। क्लियर? जिनको क्वेश्चंस का बैकग्राउंड नहीं पता बच्चों, अब ये आज की डेट में आपको स्लिप एंड पीपी नहीं पता, तो अब आप उस पर ध्यान मत दीजिए कि हमें ये सीखना जरूरी है ना। ये नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स का पार्ट है, आपको सीखने के लिए टाइम वेस्ट मत करिए। बस आप ये समझ लीजिए कि सवाल अगर है तो ये आपको ट्रू लगाना है, क्योंकि आपको इतने कम समय में सब पढ़ाना मुश्किल है। 45 नंबर पे बताइए, ट्रैक बॉल क्या है? सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या आउटपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल देखा है आप लोगों ने? देखिए मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, जहां आसपास नॉइज है वो बंद कर लें। देखिए ये रहा ट्रैक बॉल। माउस में नॉर्मली क्या होता है, माउस के अंदर अगर आप लोग देखें तो माउस में आप लोगों के बॉल नीचे होता है, जो पुराने वाले माउस हैं। और जिनके पास पुराने मैकेनिकल माउस थे तो उनमें आपने देखा होगा बॉल नीचे रहता था। जब सरफेस पे माउस मूव करते थे तो जाकर आप लोगों का पॉइंटर मूव होता है। ट्रैक बॉल में बॉल ऊपर होता है, और इस बॉल ऊपर का मतलब ये हो गया, ये जॉयस्टिक को खासकर मूव करने में, कैमरा मूव करने में इस तरह काम आता है। इस बॉल को मूव करेंगे तो सेंसर्स मूव होते हैं और फिर आपका जो भी कैमरा है वो डाइवर्ट होता है। तो ये ट्रैक बॉल है। तो ट्रैक बॉल एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है क्योंकि ये डेटा इन करता है। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट स्पैम और अनसॉलिडेटेड ईमेल? स्पैम और अनचाही या अवांछित मेल को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बताइए। जो पढ़ा होता है पेपर दे देते, जल्दी से नंबर बताइए। ध्यान ना दें। डी। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर लेता हूं तो ये आसान हो जाएगा एक साथ पढ़ने में। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन था। ओके, तो जो हमारे पास क्वेश्चन है कि उसमें कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो आप लोग बताइए कौन सा बेस्ट तरीका है? डिलीट कर दिया जाए या फिर इग्नोर कर दिया जाए? डी वाला ध्यान ना दें तो वो तो आती रहेंगी। डी 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 उनको डिलीट कर दिया जाए और स्पैम मार्क कर दिया जाए। स्पैम मार्क करने का मतलब समझते हैं? आपने मार्क कर दिया कि ये स्पैम मेल है,
स्पैम मेल का मतलब है ये फेथफुल नहीं है, ये गड़बड़ है ये, तो वो आपको ब्लॉक लिस्ट में उसको ऐड कर देगा ताकि इस तरह की मेल्स फिर से ना आए। जैसे आप लोगों के फेसबुक में नहीं होता, आप या यूट्यूब में होता है, स्पैम मार्क कर देते हैं तो वो कमेंट नहीं कर सकता। बस यही है इसका डी वाला सवाल। अगला देखते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चंस में है हमारे पास। जी ओके, वन कैन नॉट बी यूज आरपीए टेक्नोलॉजी टू इंप्लीमेंट दैट टास्क। इनमें से या इस कार्य को करने के लिए कौन सा आरपीए टेक्नोलॉजी कौन सा टास्क करती है, कैन यूज नहीं करती। अब आरपीए टेक्नोलॉजी क्या है पहले इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं आरपीए टेक्नोलॉजी टूल्स। आरपीए का मतलब बच्चों होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का मतलब आज की डेट में एक ऐसा तरीका जिसमें रोबोट्स लगा दिए जाते हैं और उनकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है और वो सारा का सारा काम करना शुरू करते हैं। जैसे आज की डेट में मान लीजिए कि आप लोग कोई सामान बुक करते हैं अमेजोन से। अब अमेजोन का वेयर हाउस देखेंगे तो आप दंग हो जाएंगे, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब उतने बड़े वेयर हाउस में सामान रखना उठाना ये सब चीजें आम आदमी के बस की बात नहीं है, तो वहां रोबोट्स लगा दिए गए हैं। तो रोबोट्स ऑटोमेटिकली ट्रैक करके उठाते हैं, ले जाते हैं, जिसको डिलीवर करना है वो ऑटोमेटिकली बार कोड से रीड करते रहते हैं। इसमें लिखकर आ रहा है कि कौन सा वाला आपका टास्क में नहीं आता। दूरसंचार, सामान बेचना, लेखांकन यानी कि अकाउंट्स और रिटेल। बताइए जिसमें कि रोबोट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता। रिटेल रिटेल होगा। रिटेल रिटेल, रिटेल है। रिटेल का मतलब जानते हैं ना, रिटेल आउटलेट्स जो कि खुदरा व्यापारी होते हैं। क्लियर? तो आप लोग अगर चेक करें तो टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार, दूरसंचार में तो रोबोटिक इस्तेमाल रहता ही रहता है। सेलिंग गुड्स, सामान बेचना, अकाउंट्स, अकाउंटिंग, रिटेल। तो सेलिंग और अकाउंटिंग में दोनों एक जैसे ही है ऑलमोस्ट। तो इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि इसका कोई श्योर शॉट आंसर भी नहीं है मेरे पास, या मिला भी नहीं जैसे मैंने गूगल किया है। लेकिन या तो ये सेलिंग गुड्स होना चाहिए या तो एक रिटेल होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, मैं आपको आगे भी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें कि नेलिट ने जो जवाब दिया है या नेलिट ने जो आंसर दिया है वो आउटडेटेड हो गया। अभी मैं आगे दिखा रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चंस ऑटोमेटिक कंप्यूटर चेक करता है। तो अगर मैं सेलिंग गुड्स कह देता हूं, माल बेचने वाला, तो वो भी आरपीए टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है। और रिटेल में कह देता हूं तो आप थोड़ा सा इसको कंफ्यूजन स्टेज में डाल दीजिए। वैसे हम लोग इसको रिटेल लगा के करते हैं। मैं चेक करता हूं अगर गूगल में और भी अच्छा मिल गया मेरे को एप्रोप्रिएट आंसर, तो शायद हमारा काम बन जाए। 1 मिनट का टाइम दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेट ऑनलाइन बैंकिंग या ओनली बैंक फाउंड। बताइए कौन से वर्ष में पहला इंटरनेट बैंक स्थापित किया गया था। 1996। सही जवाब 1996 है, लेकिन कई लोगों ने इसका गलत जवाब दिया था जब मैंने क्वेश्चन पहले पूछा था। देख लेते हैं, 1996 में है, बिल्कुल सही है। पहला प्रोडक्ट बनाया गया था इंडियाना पॉलिसिस के अंतर्गत यूनाइटेड स्टेट्स में इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ा हुआ। तो इसका सही जवाब आप लोग नोट कर लीजिए 1996। एक चीज और है, ये थोड़ा सा करेक्शन भी है, जो आपको पीडीएफ मिली है उसमें 2000 पड़ा हुआ है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक्सेल की जो स्प्रेडशीट होती है या कैल्क की जो स्प्रेडशीट होती है उसमें आपको C1 से लेके E5 तक के सेल्स को डिनोट करना है, यानी कि एक तरह से शो करना है। तो बताइए कौन सा तरीका सही होगा इसमें। बी। सर बी होगा इसमें। बिल्कुल सही है, बी होगा C1 सर। से लेकर E5 रेशियो करके आप लगाते हैं, तो ये परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ यूजर ऑन अ नेटवर्क हैज ए ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन नेटवर्क्स। किसी नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की संख्या नेटवर्क के डैश पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है, किस पर। परफॉर्मेंस। विश्वसनीयता। बिल्कुल सही, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस पे सबसे ज्यादा असर करती है, सही जवाब ये है। अगला, ये क्वेश्चन बहुत पहले से आ रहा है। IIN इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर इज ए डैश डिजिट नंबर। IIN एक इतनी संख्याओं का नंबर है, कितनी। 11। कंफर्म नहीं हुए। क्या होता है, कोई बता सकता है IIN नंबर। दिखाते हैं आपको।
ये देखिए, आइडेंटिफिकेशन नंबर्स पॉइंट टू द फर्स्ट 6 to 8 डिजिट ऑफ द क्रेडिट कार्ड। मतलब समझ आया, जो क्रेडिट कार्ड के पहले 6 से 8 डिजिट होते हैं वही होते हैं आपके IIN। ये रहे। तो आपके क्रेडिट कार्ड वाले जो नंबर्स आप देखेंगे तो फर्स्ट 6 डिजिट से लेकर जो आपके नंबर्स हैं उसके बाद वाले जो होते हैं वो अकाउंट नंबर होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 6। आगे देखते हैं, अगला बताएंगे, द मेल दैट आर नॉट सेंट ड्यू टू द कम्युनिकेशन इश्यू आर स्टोर्ड टेम्परेरी। मेल जो संचार समस्याओं के कारण नहीं भेजी जाती या भेज जाते हैं वो अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। क्या? आउटबॉक्स। सर बी होगा। बिल्कुल सही, आउटबॉक्स। अगर आप लोगों के पास नेटवर्क नहीं है और मेल भेज दी तो आउटबॉक्स में दिखाएगा पेंडिंग मेल। जैसे ही नेटवर्क मिल जाएगा आउटबॉक्स से वो अपने आप सेंट आइटम में चला जाएगा। अगला, विच इज नॉट कंसीडर इन द प्रोसेसर। प्रोसेसर में शामिल नहीं है, कौन सा? रजिस्टर्स। सोचने वाली बात है, प्रोसेसर में शामिल नहीं है। रजिस्टर होते क्या है, किसी को आइडिया? मेमोरी एक प्रकार की होती है। मेमोरी। अच्छा, और मेमोरी फिर कहाँ होती है? लाइए इसको गूगल कर ले। किसी को आइडिया कि क्या है इसका आंसर? सर इसमें मेमोरी होगा। बिल्कुल सही है, इसमें मेमोरी होगा। मेमोरी जो है वो आपके प्रोसेसर का पार्ट नहीं होती है। एक्सक्यूज मी सर। ठीक। रजिस्टर जो है वो आपके प्रोसेसर के अंदर ही, या यूं कहिए जो प्रोसेसर के अंदर जो मेमोरीज हैं वो आप लोगों का रजिस्टर कहलाती है। तो विच इज ए नॉट ए कंसीडर, इसका सही जवाब आप लोगों की मेमोरी है। मेमोरी प्रोसेसर में नहीं होती, रैम अलग होती है। प्रोसेसर के अंदर होते हैं CU, ALU और रजिस्टर्स। सर कैश मेमोरी के बारे में बता दीजिए। कैश मेमोरी अलग हो गई, वो मेमोरी नहीं। कैश मेमोरी तो प्रोसेसर की मेमोरीज होती है, लेकिन ये मेमोरी नहीं है, वो ये आपकी नॉर्मल रैम रोम वाली बात हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट सिक्योरिटी ट्रेड ऑफ ऑकर्स व्हाइल यूजिंग IDS इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स। IDS सिस्टम का प्रयोग करते समय क्या क्या सुरक्षा व्यापक व्यापार होता है? IDS के बारे में सुना है कभी किसी ने? जी नहीं। IDS का मतलब है कि जब कभी आप लोग ऑनलाइन ट्रेड करते हैं कोई भी सामान या कोई भी चीज, तो आप लोगों का जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है उन ट्रेडिंग सिस्टम्स को एक बार डिटेक्ट करना बहुत जरूरी रहता है। तो उसके लिए एक सिक्योरिटी पैनल लगाया गया जिसे हम लोग IDS कहते हैं, ताकि जिस पर्टिकुलर संस्था को लाइसेंस मिला है वही पर्टिकुलर संस्था ट्रेड कर सके। तो इसका सही जवाब बच्चों नोट कर लेना, परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। ओके सर। अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी भी है और आपको आता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मोड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर ऑपरेट। किस मोड में इलेक्ट्रॉनिक घटक कार्य करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स किस मोड में काम करते हैं, ये तो पता होना चाहिए। BCD। बिल्कुल सही, BCD इज द राइट। अगला क्वेश्चन, इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तीसरी जो पीढ़ी है कंप्यूटर की, इनमें से कौन सा ऑप्शन उनके लिए सही है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग फर्स्ट बिकम पॉपुलर, हाई लेवल लैंग्वेजेस वर फर्स्ट यूज, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम फर्स्ट बिकम पॉपुलर, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट डेवलप्ड। तो तीसरी पीढ़ी में क्या चीज सबसे ज्यादा? ऑनलाइन सर इसका हो जाएगा, इसका C है सर। तीसरी पीढ़ी में ऑनलाइन सबसे रियल टाइम ज्यादा सिस्टम पहली बार लोकप्रिय हुआ सर। बिल्कुल सही है। जब थर्ड जनरेशन आई तो थर्ड जनरेशन में आप लोगों का रियल टाइम सिस्टम शुरू हो गया। रियल टाइम के बारे में जानते हैं? रियल टाइम का मतलब होता है जब मैं यहाँ कर रहा हूं वो लाइव हो रहा है। जैसे स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में जो रेट्स होते हैं वो लाइव चलते हैं, उसको हम रियल टाइम सिस्टम कहते हैं। तो ये पहली बार थर्ड जनरेशन में हुआ, जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए कंप्यूटर्स उस श्रेणी में। क्लियर? क्वेश्चन आपको देख रहा होगा कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं काफी हद तक बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये क्वेश्चन आसान है, AI in the healthcare is often used for a identify high risk patient for the population death.
एआई जो है हेल्थ केयर में, एआई यानी इससे- आर्टिफिशियल जो होता है, उसका उपयोग True. अक्सर जनसंख्या या स्वास्थ्य में उच्च जोखिम वाले रोगियों को पहचान करने के लिए किया जाता है। ट्रू है सर। आजकल एआई ने बड़ा अच्छा ऑप्शन ले रखा है, जो कि जैसे कोई मान लीजिए हाई बीपी पेशेंट्स हैं या किसी को कार्डिक प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसमें एक छोटा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइस लगा दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है तो उसके रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स को पहले ही पता चलने लगता है, कहीं पर भी हो। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू। अगला क्वेश्चन, प्रोटोकॉल कन्वर्जन कैनॉट बी हैंडल्ड बाय द गेटवे। प्रोटोकॉल का परिवर्तन गेटवे द्वारा संभाला नहीं जाता, सही या गलत? हिमांशु, आपके नेटवर्क इशू है इसलिए आपकी आवाज कट रही है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। अगर कोई भी डेटा कहीं पे जा रहा है, डेटा नेट पे ट्रांसफर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो एक रूल्स रेगुलेशन के थ्रू ही होगा, और गेटवे इसको हैंडल नहीं करता, ये गलत है। गेटवे के थ्रू ही ये सारा पैनल काम करता है। तो 71 का फॉल्स है। ओके। एक चीज और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, और वो मैं आपको ओरिजिनल वीडियो में दिखाता हूं, 1 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A large number of devices connected through IoT communicate automatically, not through the human. What is called? IoT के माध्यम से जुड़े उपकरणों के एक बड़ी संख्या स्वचालित रूप से संचार करते हैं, मनुष्यों के माध्यम से नहीं। उसे क्या कहा जाता है? IoT के बारे में किसी ने सुना? IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है आपके पास जो मशीन्स हैं, उस मशीन को आपने एक नेटवर्क से जोड़ दिया ताकि उसे कहीं से भी घर बैठे एक्सेस कर सके। तो जैसे आज की डेट में एक कार है, तो पहले कार को ऑन करने के लिए आपको चाबी लगानी पड़ती थी। अब आजकल आसान हो गया है, कार को आप कहीं से भी रिमोट से दूर से ही आईओटी के द्वारा नेट के थ्रू कहीं से भी उसका टेम्परेचर सेट कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए। तो उसमें एक आईओटी डिवाइस लगा दिया गया। अब बात ये पूछा गया है कि अगर जहां पे इंसानों का इस्तेमाल नहीं हो रहा और वहां बड़ी तादाद में आईओटी लगाए गए हैं, तो वो कैसे एक दूसरे को स्वचालित करेंगे? मशीन टू मशीन सर जी। बिल्कुल सही है, मशीन टू मशीन होगा। इसका सही जवाब है मशीन टू मशीन। मशीन टू मशीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही रैंडम है, आपको ये नहीं मिलेगा कहीं, तो इसको थोड़ा सा रट लीजिएगा। Which of the following NIS client find and store information about the NIS domain and server? निम्नलिखित में से कौन सा NIS client NIS domain और सर्वर के बारे में जानकारी पता करके और संगठित करता है? इसका सही जवाब लिख लीजिए YP Blind। जी सर। क्लियर? वाई तो ये आप लोगों के ऐसे सवाल है जो आपको, मेरे को नहीं लगता किसी ने भी एक्सप्लेन किया होगा, या आपने मेरे सिवा यहाँ कहीं और भी पढ़ा होगा इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें which symbol is used at command to redirect our output a specific file? आपके आउटपुट को एक निर्दिष्ट फाइल के पुनर्निर्दिष्ट करने के लिए इनमें से कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? ये यूनिक्स का है बच्चों कमांड। तो इसको आप लोगों ने, जाहिर है यूनिक्स नहीं पढ़ी है, तो आप लोगों को ये कमांड रटना पड़ेगा, और इसका सही जवाब है ग्रेटर देन। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन अगर आप गूगल करें तो आपको मिलेगा यूनिक्स के अंदर। ये रहा सवाल, और मैं दिखाता हूं, ये रहा, देखिए आ गया। द नोटेशन ग्रेटर देन फाइल नेम इज ऐड टू द एंड ऑफ द कमांड। क्लियर हो गया सभी को? ओके। तो इसको रट लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन 79, ये आसान है, ये आप लोगों को आता है। While formatting the text, अब आपने देखा इतने सारे मैंने क्वेश्चन बताया, उसमें लिब्रा के कितने निकले आज? आप लोगों ने देखा लिब्रा वाले कितने थे? मेरे ख्याल से लिब्रा के एक ही आया था, कैल्क वाला वो। While formatting the text in LibreOffice Writer, which of the following is not a valid option under the text for the format menu? LibreOffice Writer में टेक्स्ट बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेट मेनू के टेक्स्ट मेनू में वैध विकल्प नहीं है? जरा बताइए, इसमें से राइटर में कौन सा ऑप्शन होता ही नहीं है? अंडरलाइन तो होगा ही, साइड लाइन, डबल लाइन और ओवरलाइन, कौन सा नहीं होता? साइड लाइन। सर ओवरलाइन है।
ओवर लाइन, साइड लाइन होता है, साइड में लाइन खिंच जाती है, लाइन यहाँ से लंबी सी। ओवर लाइन ओवरलाइन नहीं होता, अंडरलाइन होता है, ओवरलाइन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब ओवरलाइन नहीं होता। ओवर लाइन है। अगला 81 पर ध्यान दीजिए। वर्डप्रेस क्या है? मेल सर्वर है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर यूज फॉर प्रेस टेक्स्ट है। एक चीज बच्चों आपको और बताऊं, क्वेश्चन गलत भी आते हैं कभी कभार हिंदी में। सर इसका डी हो जाएगा। इसका क्वेश्चन कौन सा होगा बताइए? टेक्स्ट फॉर्मेट। आप लोगों का वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर जो होता है बेसिकली वेबसाइट बनाने का काम करता है, और इसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट। क्लियर? ये है इसका सही जवाब। एक चीज और आपको बता दें कि अगर आप लोग ट्रिपल सी का पेपर दे रहे हैं, ट्रिपल सी में हिंदी वाला जो पोर्शन होता है, वो लोग हिंदी के पोर्शन में मैंने देखा है उसकी हिंदी अलग रहती है, आपके कभी कभार इंग्लिश से मैच नहीं करती है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप इंग्लिश वाला ही पढ़िएगा पहले। अगर आपको हिंदी नहीं समझ आ रही या इंग्लिश नहीं समझ आ रहा तो फिर हिंदी में आ जाइएगा, क्योंकि जो कॉपी की मार्किंग होती है वो इंग्लिश के ही आधार पे है। जो वहां पे मशीन बनाई गई है, या यूं कहिए कि आपका जो कॉपी चेक होती है, जो वैसे तो ऑटोमेटिकली चेक हो जाती है, उसमें सारा डेटाबेस पड़ा हुआ है, इसका ये टिक लगेगा तो ये सही है, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो इंग्लिश के आधार पे ही सही है। तो अगर इंग्लिश और हिंदी में अंतर आ रहा है तो इंग्लिश को सही मानिए। एक चीज और, अब अगर आप गौर करें तो फरवरी के इस क्वेश्चन में भी एक गड़बड़ी है। बताइए फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? मैक्सिमम सर्विस चार्जेस फिक्स पर ट्रांजेक्शन फॉर आरटीजीएस। आरटीजीएस के लिए प्रतिदिन निर्धारित अधिकतम शुल्क क्या है? सर 25 रुपए, 25 रुपीज। 25 रुपए। अब आपको मैं बता दूं, यहां पे चेंजेस हो गए। पहले 25 रुपए लगते थे, लेकिन आपको पता होगा कि कोविड के बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने एनईएफटी और आरटीजीएस चार्जेस हटा दिए हैं, और अब इसका आंसर निल होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये पिछले 3-4 महीने से आ रहा है, और अगर अब यहां पर आपके नंबर कट भी सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमें आंसर देखने का मौका नहीं मिलेगा। अगर निलिट ने इसका आंसर 25 का 25 ही छोड़ दिया हो, उसको करेक्ट नहीं किया हो, गवर्नमेंट ने तो अपना चेंज कर दिया, तो निलिट को भी तो अपने आंसर में चेंज करना होगा। लेकिन अगर उन्होंने चेंज नहीं किया और आपने निल लिख दिया तो हो सकता है आपका गलत हो जाए, आप देखने भी नहीं जा रहे। और अगर उन्होंने चेंज कर दिया और आपने 25 डाल दिया तो भी गलत हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, जिसमें कि पहले क्वेश्चन आता था उसमें वैल्यू दूसरी होती थी, अब गवर्नमेंट ने नियम बदल दिए हैं तो उसके हिसाब से दूसरा हो गया, ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड होता है। इसका आंसर हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि आज की डेट में तो ये आंसर निल होना चाहिए, लेकिन निलिट ने अगर अपग्रेड नहीं किया और हमें पता भी नहीं चलेगा कि उसने क्या किया। तो फिलहाल तो सर वेयर इज द डिस्क पुट इन द कंप्यूटर? बताइए कंप्यूटर में डिस्क कहां लगाई जाती है? डिस्क ड्राइव में। बिल्कुल सही है, सी, डिस्क सी। डेस्क ड्राइव में। A GU does not use the Windows icon and menu. GU जो विंडो आइकन में मेनू का उपयोग नहीं करता, सही या गलत? गलत है इसमें सर। सही। गलत है, क्योंकि GUI का मतलब ही होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्लियर? तो बच्चों ये आपके कुछ और अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और एक थोड़े बहुत और ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को रीस्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन 89 का जवाब चलिए रीस्टार्ट करके ही बात करते हैं। जल्दी से लौट कर आइए क्लास के सेकंड पार्ट पे।